हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद शिवी। आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रो विद शिवी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी ईवीएस की एनसीईआरटी और उसकी 2 क्लासेस जो है अपलोड हो चुकी हैं। और जो लोग न्यू हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग जो है सीटेट नेक्स्ट सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ क्लासेस जो हैं उन पर सीटेट और यूपीटेट दोनों लिखा है। इसका मतलब ये है कि वो जो टॉपिक्स हैं वो सीटेट और यूपीटेट दोनों में ही आते हैं, इसलिए वहाँ पर सीटेट और यूपीटेट दोनों का नेम लिखा है। ठीक है, अब देखिए हम जो है इसी चैनल पर सीटेट की क्लासेस कर रहे हैं, प्लस मैं जो है यहाँ पर 5 वीडियोस जो है सीटीपी की अपलोड कर चुकी हूँ और ईवीएस की अभी तक 2 क्लासेस ही अपलोड हुए हैं। आज की जो क्लास है वो 3rd क्लास है हमारी ईवीएस की। ठीक है, इसी तरीके से आपकी इस पर मैथ्स की प्रिपरेशन भी, ऐसे ही मैथ्स की क्लासेस भी बहुत जल्द स्टार्ट की जाएंगी, सीडीपी के भी कंटिन्यू की जाएंगी तब तक, क्योंकि वो 5 क्लासेस जो मैंने कराई है ना, मतलब जो भी क्लासेस मैंने कराई, चाहे वो ईवीएस की हो चाहे सीडीपी की हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। तो आप क्या कीजिए, जो सीडीपी की 5 क्लासेस मैं करवा चुकी हूँ उनके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जो है आना ही आना है। तो क्यों ना उस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर किया जाए जहाँ से क्वेश्चन जो है फिक्स ही होता है। ठीक है, वाइगॉस की हुआ, कॉलवर्क हुआ, यहाँ से इतने क्वेश्चन आए हैं ना प्रीवियस ईयर में कि मैं बता नहीं सकती आपको। जब आप प्रीवियस ईयर करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि कितने सारे क्वेश्चंस इन टॉपिक्स से पूछे गए हैं। इसलिए अगर आप उनको अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो आप जो है पीवाईक्यूज़ करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप पीवाईक्यूज़ अच्छे से कर लेते हैं ऑब्वियसली एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ जो कि इसी चैनल से रिलेटेड है। देखिए, कम्युनिटी टैब जो है यहाँ पर आपको मिलेगा। सॉरी, आज मैं ऐड नहीं कर पाई हूँ, बट कल मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊँगी कि किस तरीके से आपको क्या करना है। तो वहाँ पर मैं जो है डेली एक क्वेश्चन जो है अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अब देखो, वो जो क्वेश्चन होता है, अगर आपने जितनी भी वीडियो मैं करा चुकी हूँ, चाहे सीडीपी हो चाहे ईवीएस हो, अभी मैं वहाँ पर सीडीपी और ईवीएस के ही पीवाईक्यूज़ आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। तो अगर आपने वो क्लासेस की हैं तो आप 100% जो है उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और वो जो क्वेश्चन है वो ऑनलाइन जो सीटेट हुआ था 2021 उसके पीवाईक्यूज़ हैं, इसलिए आप उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वहाँ पर कमेंट बॉक्स में मैं आंसर भी पिन कर देती हूँ। तो ऑनेस्टली अपना अटेम्प्ट करने के बाद उस क्वेश्चन को आप आंसर देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आप कितना सीख रहे हैं, कितना और सीखने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, कल हमने कुछ बर्ड्स के बारे में पढ़ा था, कुछ पक्षियों के बारे में पढ़ा था। आज फिर हम कुछ जो पक्षी हैं वो रह गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहली है हमारी दर्जन चिड़िया, जिसको हम बोलते हैं टेलर बर्ड इंग्लिश में। तो टेलर बर्ड क्या करती है, ये इसकी जो है नुकीली चोंच होती है और ये अपनी नुकीली चोंचों से, मान लीजिए ये 2 पत्ते हैं, इनको क्या करती है, आपस में सिलती है ऐसे करके। और सिलने के बाद उनकी जो बीच की थैली होती है, यानी कि सिलने के बाद इस तरीके से प्रॉपर बन जाता है। फिर इसमें क्या करती है, वो उसको अंडे देने के लिए क्या करती है, तैयार करती है। नेक्स्ट है हमारा शक्करकोरा। देखिए, शक्करकोरा क्या करता है, ये किसी लटकते हुए छोटे पेड़ या किसी झाड़ी पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। और इसके घोंसले में आपको क्या मिलेगा, एक तो बाल मिलेंगे, बारीक घास मिलेगी, पतली टहनियाँ मिलेंगी, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीटर से बना होता है। यहाँ तक कि इसमें आपको क्या मिलेंगे, मकड़ी के जाले भी मिलेंगे। ठीक, और इसमें एक और है सनबर्ड। देखिए, सनबर्ड जो होती है वो भी ऐसे ही घोंसला बनाती है। किस तरीके से, किसी भी पेड़ या झाड़ी से लटकता हुआ घोंसला बनाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीवर की। तो वीवर जो पक्षी है वो नर और मादा दो तरह के हैं। तो जो नर वीवर होता है वो क्या करता है, बहुत सारे घोंसले बनाता है। किसके लिए, अपनी मादा वीवर के लिए। तो जो मादा वीवर होती है वो घोंसले नहीं बनाती है, नर वीवर अपनी मादा के लिए घोंसला बनाता है और बहुत सारे घोंसले बनाता है वो। और फिर उसमें से मादा को जो घोंसला पसंद आता है वो उसी को चुनती है, जो उसे सबसे अच्छा लगता है, और फिर वो उसी में क्या करती है, अंडे देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो देखिए, पक्षियों के कुछ जो है दुश्मन भी होते हैं, कुछ एनिमी भी होते हैं, जैसे मनुष्य और दूसरे जानवर भी। अब जैसे अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा, या आप सिटी से भी बिलोंग करते हैं तो आसपास आपके पेड़ वेड़ होंगे तो आपको पता होगा कि जो कौवे, गिलहरी, बिल्ली, चूहे मौका देखते ही क्या करते हैं, अंडे चुरा लेते हैं और कई बार घोंसलों को भी तोड़ देते हैं। अब पक्षी जो घोंसला बनाते हैं, तो बिल्ली वगैरह पेड़ पर चढ़ गई मान लीजिए, या फिर गिलहरी वगैरह तो पेड़ पर रहती हैं, तो वो क्या करती हैं, उन घोंसलों को ही तोड़ देती हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से क्या है, ये मनुष्य और जानवर क्या हैं, पक्षियों के दुश्मन हैं। नेक्स्ट है गाय के बारे में। तो गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये पत्तों को काटने के काम आते हैं। और गाय के जो पीछे के दांत होते हैं वो बड़े होते हैं,
बड़े होते हैं और कैसे होते हैं, चपटे होते हैं, किस लिए, घास को चबाने के लिए। अब हम बात करते हैं बिल्ली की। तो बिल्ली के जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। अब बिल्ली के दांत नुकीले क्यों होते हैं, क्योंकि ये मांस फाड़ने के और मांस को काटने के काम आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सांप की। तो देखिए सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, लेकिन ये क्या करता है, अपने शिकार को यानी कि जिसको भी इसे काटना होता है उसको चबा कर नहीं खाता है, बल्कि क्या करता है, पूरा निगल जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं गिलहरी। देखिए गिलहरी के जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक है, गिलहरी के दांत क्या होते हैं, हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत क्या होते हैं, घिसते रहते हैं। आपने देखा होगा गिलहरी अगर आसपास होगी तो आपने देखा होगा कि जो गिलहरी होती है वो किसी ना किसी चीज़ को कुतरती रहती है। वो उसका रीज़न यही है क्योंकि उसके जो दांत होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए दांतों से काटने और उतरने के कारण इनके दांत क्या होते हैं, घिसते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ पक्षी जो है हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, और वो पक्षी हैं चील, बाज और गिद्ध। ये आई थिंक मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक, नहीं बताया है तो आप देख लीजिए। यानी कि हम किसी वस्तु को मान लीजिए 2 किलोमीटर से देख रहे हैं, तो उसी चीज़ को जो है, जो चील, बाज और गिद्ध हैं, वो 4 गुनी दूरी से यानी कि 8 किलोमीटर की दूरी से उस चीज़ को देख सकते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चींटियों के बारे में। तो चींटियाँ, आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब चींटियाँ चलती हैं तो एक चींटी नहीं चलती है, उसके पीछे बहुत सारी चींटियाँ चलती हैं। उसका रीज़न क्या है कि जब चींटियाँ चलती हैं, ये वैज्ञानिकों ने बताया कि जब चींटियाँ चलती हैं तो वो कुछ ऐसा ज़मीन पर छोड़ती हैं जैसे सूंघकर वे एक दूसरे के पीछे चलती हैं। यानी कि चींटी हो गई ये पीछे, चींटी हो गई ये चींटी, यानी कि जो आगे वाली चींटी होगी वो कुछ ना कुछ ज़मीन पर ऐसा छोड़ती है जिससे पीछे वाली चींटियों को पता चल जाता है, उसके पीछे वो जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मच्छरों के बारे में। तो मच्छर जो है आपने देखा होगा इतने से होते हैं, बहुत इतने से, वो हमको कैसे ढूंढ लेते हैं। तो मच्छर कैसे ढूंढते हैं, हमारे पैरों के तलवों की गंध से और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। अब बात करते हैं रेशम के कीड़े की। तो रेशम का कीड़ा जो है अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही क्या कर लेता है, पहचान लेता है। कौन, रेशम का कीड़ा। अब आपने देखा होगा कुत्तों के बारे में देखते हैं। तो कुत्ते भी यही करते हैं। कुत्तों की क्या होती है, सड़कों पर उनकी अपनी अपनी जगह क्या होती है, बटी हुई होती है। अगर उनकी जगह पर कोई दूसरा कुत्ता उस इलाके में आता है तो उनको पता चल जाता है, और ये उनको कैसे पता चलता है, उनकी मल मूत्र की गंध से। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, दिन में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो कुछ रंग देख पाते हैं, लेकिन जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि जो रात में जागने वाले जानवर हैं वो हर चीज़ को कैसा देखते हैं, सफ़ेद और काला देखते हैं, और जो दिन में जाने वाले जानवर हैं वो कुछ ही रंग देख पाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था चील, बाज और गिद्ध के बारे में, ये हमसे 4 गुना दूर से देख पाते हैं, और ये तो क्लियर हो ही गया पॉइंट। ठीक है, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, जैसे हमारे कान हर कोई देख सकता है, हमारे बाहरी कान हैं, इस तरह सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। ये ज़मीन पर हुए कंपन को ही क्या करता है, यानी ज़मीन में जो वाइब्रेशन होता है उसी को सुन पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जंगल की। तो जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आई मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। जैसे हमारे में क्या होता है, ह्यूमंस में, जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम चिल्लाते हैं, हेल्प मांगते हैं, उसी तरीके से इन पक्षियों और जानवरों में भी होता है। जब इन पर कोई मुसीबत आती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम ये फेस करते हैं तो ये क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार की जो है आवाज़ निकालते हैं, जिसको सिर्फ इनके साथी, इनके फ्रेंड्स जो होंगे वही समझ पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मछलियों की। तो मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को कैसे देती हैं, तो वो देती हैं बिजली तरंगों से। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक सेकेंड, डॉल्फिन। तो डॉल्फिन होती हैं, वो भी क्या करती हैं, अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से क्या करती हैं, बातें करती हैं। ठीक है, तो इनकी भी एक अलग भाषा होती है और ये अलग अलग तरह की क्या करती हैं, आवाज़ें निकालती हैं। अब हम बात करते हैं स्लॉथ की। स्लॉथ भी एक जानवर है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इस बार भी सीटेट ने पूछा था, लास्ट ईयर भी पूछा था, उससे पहले भी आ चुका है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। और एक एक पॉइंट, जैसे हाथी के बारे में मैंने बताया था आपको याद रखना है, ऐसे ही इसके बारे में रखना है। तो स्लॉथ कैसे दिखते हैं, सबसे पहली बात तो स्लॉथ दिखते हैं भालू जैसे। ठीक है, पर भालू नहीं होते ये कितने घंटे सोता है, तो ये करीब 17 घंटे। कैसे सोता है, पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ठीक,
स्लॉथ कैसे दिखते हैं? भालू जैसे दिखते हैं। और कैसे कितने घंटे सोते हैं? 17 घंटे सोते हैं। कैसे सोते हैं? तो पेड़ पर उल्टा सिर लटका कर सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर क्या करते हैं? पलते हैं। इसलिए इन्हें कहीं आने जाने की क्या होती है? ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे आसपास के पेड़ पर जाते हैं। यानी कि पहले ये क्या करते हैं? जिस पेड़ पर रह रहे हैं उसी पेड़ के सारे पत्ते खाते हैं, तभी दूसरे पेड़ पर जाते हैं। अब स्लॉथ की जो है एज के बारे में बात की गई है, तो लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में, यानी कि स्लॉथ का जीवन कितने वर्ष का होता है? ओनली 40 साल का। तो 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से कितने 7 से 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। ये सप्ताह में केवल एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ठीक, तो आई होप ये पॉइंट स्लॉथ के बारे में क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाघ के बारे में। अब ये बाघ के बारे में भी आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। बाघ, देखिए बाघ क्या करते हैं? अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितना? बाघ हमसे अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकता है। अब बाघ की जो मूंछें होती हैं वो क्या करती हैं? हवा में हुए कंपन को क्या कर लेती हैं? भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चलता है। इससे अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। ऑब्वियसली हम किसी चीज़ को अंधेरे में आपने देखा होगा कि थोड़ा बहुत रुकने के बाद हमें अंधेरे में हल्का बहुत दिखता है, लेकिन ये बहुत क्लियर देख सकते हैं, हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं अंधेरे में भी। ठीक, और इनकी जो मूंछें होती हैं बाघ की, वो हवा में जो वाइब्रेशन होता है उसको भांप लेती हैं। उनको पता चल जाता है कि इनका जो शिकार है वो कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है। ठीक, बाघ क्या करता है? मौके के अनुसार अपनी आवाज़ें बदलता रहता है। जैसे कि घुर्राने के लिए अलग, अपनी बाघिनी यानी कि अपनी फीमेल बाघिनी को बुलाने के लिए ये अलग तरीके से आवाज़ निकालता है। ठीक है, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक दूर तक सुना जा सकता है। यानी कि जब बाघ गुर्राता है तो उसको 3 किलोमीटर की दूरी तक सुना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, बाघ अपने इलाके में क्या करता है? मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। यानी कि अगर पत्तियां हैं मान लीजिए किसी जंगल में, तो अगर वो किसी किसी ने हिलाई होंगी, ठीक है, उसको, और या फिर वो किसी जो है ऐसे ही हवा से हिली होंगी नॉर्मली उससे, तो ये पता लगा लेता है कि जो झाड़ियाँ हैं वो किस वजह से हिल रही हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बाघ जो है कितना डेंजरस है, और उसके दोनों कान जो है बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? घूम जाते हैं। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारे देश की सरकार है इतना खतरनाक जो है, ये बाघ जो है इतना खतरनाक जानवर है, फिर भी क्या है, इसको बाघ को जो है हमारे देश में खतरा है, इसका शिकार किया जा रहा है। इसलिए हमारे देश की जो सरकार है उसने इन्हें बचाने के लिए क्या है? बहुत से जंगलों को सुरक्षा दी है और दे रही है। जैसे उत्तराखंड का एक पार्क है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कई बार पूछा हुआ है, याद रखिएगा। उत्तराखंड का कौन सा पार्क है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और राजस्थान के भरतपुर ज़िले में एक पार्क है जिसका नाम है घाना। इन जंगलों में जानवरों का क्या है? शिकार करना बिल्कुल जो है गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, बिल्कुल मना है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं सांपों के बारे में। तो सपेरों की जाति को क्या कहते हैं? हम कालबेलिया कहते हैं। एक सेकंड में इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। सपेरों की एक जाति को कालबेलिया कहते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। यानी कि हमारे देश में कितने 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। उनके नाम क्या क्या हैं? नाग, कुरैत, दबोइया और लास्ट है अफाई। कौन कौन से जहरीले सांप पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं, नाग, कुरैत, दबोइया और अफाई। ठीक है, बात करते हैं सांप जब किसी को काटता है तो क्या होता है? उसके जो खोखले दांत होते हैं, उसके जो आगे के खोखले दांत होते हैं, उनसे जहर उस व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। और इस जहर से बचने का केवल एक ही उपाय होता है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई सीरम दी जाए। और ये जो दवाई है ना, ये जो सीरम है वो किससे बनती है? वो सांप के जहर से ही बनती है। और ये जो सीरम है वो हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट रह गया था यहाँ पर, उसको हम देख लेते हैं, नाग गुम्फन। तो नाग गुम्फन क्या है? नाग गुम्फन सुन के सांप मत समझ लेना इसको, ठीक है। नाग गुम्फन क्या है? एक डिज़ाइन है रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए। ये कहाँ पर? सौराष्ट्र, गुजरात
और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। नागपंपन क्या है? एक रंगोली की डिज़ाइन है जो कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है, इसी बार आया है। ठीक, और नेक्स्ट है बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। बीन पार्टी के बाजे हैं। ये सब क्या है? जब पार्टी होती है तब ये सब बजाए जाते हैं। क्या क्या बजाया जाता है? बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल बीन। ठीक है, अब इनमें से जो ढोल है, ढोल के अलावा बाकी तीनों चीज़ें यानी कि बीन, तुम्बा और खंजरी, ये तीनों चीज़ें किससे बनाई जाती हैं? ये सूखी लौकी से बनाई जाती हैं। ये भी क्वेश्चन इस बार सीटेट में आया हुआ है, इसलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम जाते हैं पॉइंट पर। उड़ीसा में एक जिला है जिसका नाम है कालाहंडी। क्या? कालाहंडी। अब इस ज़िले में क्या है? सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है और दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार आ सकता है कि सबसे अधिक जो चावल का उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो कहाँ पर किया जाता है? तो वो हो जाएगा हमारा कालाहंडी जिला, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आत्रेयपुरम गाँव। आत्रेयपुरम गाँव कहाँ पर है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर क्या है? बहुत सारे आम के पेड़ हैं जिससे तरह तरह के जो है बहुत सारे अचार डाले जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? मामिडी तांड्रा। क्या है? मामिडी तांड्रा, जिसको हम आम पापड़ भी बोलते हैं, वो बनाया जाता है। ये आम पापड़ किससे बनाया जाता है? तो ये पके हुए आमों से बनाया जाता है। इसको बनाने में लगभग 4 हफ्ते लगते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट एक पॉइंट है, पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन लग जाते हैं। यानी कि अगर पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से हम जाएंगे तो हमें कितने दिन लगेंगे? 2 दिन। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है एक पौधे के बारे में जिसका नाम है नीपेथिन्स। क्या नाम है? नीपेथिन्स। ये पौधा क्या करता है? शिकार करता है किसका? कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का। ये पौधा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के कहाँ पर? मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक, अब देखिए इस जो पेड़ है उसकी क्या विशेषता है? तो इसका जो आकार है वो लंबे घड़े जैसा होता है तथा इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। इस घड़े में से क्या होता है? एक बहुत ही अच्छी एक खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो इसकी तरफ क्या होते हैं? खींचे चले आते हैं। उनको पता नहीं होता कि क्या है, वो बस इस खुशबू को सूंघ करके इसकी तरफ डायरेक्ट खींचे चले आते हैं। और जैसे ही पौधे के ऊपर पहुंचते हैं ये कीड़े अंदर फंसे रह जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। इस तरीके से ये जो पौधा है क्या करता है? इन कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। अब देखिए ये कुछ घड़े जैसा लंबा आकार होता है, कुछ इस तरीके का इसका, और ऐसे करके कुछ पत्ती का इसके ऊपर ढक्कन होता है। ठीक है, तो ये क्या है? नीपेथिन्स एक पौधा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉर्ज मेस्ट्रल के बारे में। ये एक व्यक्ति हैं जिन्होंने वेलक्रो की खोज की थी। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये कहाँ के हैं? तो स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेस्ट्रल ने 1948 में, कितने सन में? 1948 में क्या कहते हैं? वेलक्रो की खोज की थी, वेलक्रो बनाया था। अब वेलक्रो होता क्या है? तो आपने देखा होगा जब आप सैंडल्स वगैरह, बैग्स वगैरह, तो कितनी सारी चीज़ों में वेलक्रो यूज़ होता है। उसको हम उठाते हैं तो देखिए वेलक्रो क्या है? उससे दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर किसकी? चरचर की आवाज़ होती है। ये बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि पर लगाई जाती हैं। मोस्टली मैंने जो है सैंडल्स और बैग्स में देखा है इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपने वो वॉलेट्स वगैरह आते हैं, पर्स वगैरह, उनमें भी देखा होगा, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है वेलक्रो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पौधे स्वयं भी क्या करते हैं? अपने बीजों को अपने से क्या करते हैं? दूर छिटक देते हैं, जैसे सोयाबीन की फली। अब देखिए इनके बारे में मैं थोड़ा बता दूं तब आपको ये समझ में आएगा। ये जॉर्ज मेस्ट्रल क्या थे? एक व्यक्ति थे। ये एक दिन क्या थे? अपने कुत्ते के साथ जो है वॉकिंग पर गए थे। वॉकिंग पर गए थे, फिर ये वहाँ से वापस आए तो इन्होंने देखा कि इनके कपड़ों पर और जो डॉगी था उसके बॉडी पर जो है कुछ मतलब ये बीज थे, चिपक रहे थे। अब ये बीज जब चिपक रहे थे, बीज जो खेतों में डाले जाते हैं जिनसे अनाज पैदा होता है, उन बीजों की बात कर रही हूँ। तो ये जो बीज उनकी बॉडी पर चिपक रहे थे तो इन्होंने सोचा कि ये बीज कैसे चिपक सकता है मेरी बॉडी से और मेरे कपड़ों से और इस डॉगी की बॉडी से। तो इनके पास माइक्रोस्कोप था। इन्होंने उस माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा तो इनको पता चला कि जो बीज थे उनमें बहुत ही मामूली से छोटा सा हुक था जिसकी मदद से वो चिपका हुआ था। ठीक है, तो इसी तरीके से बीज एक नेचर से रिलेटेड है, इसलिए ये प्रेरणा इनको प्रकृति से मिली थी और इन्होंने फाइनली जो है उस चीज़ का नाम वेलक्रो रख दिया, वेलक्रो की खोज कर दी।
अब देखिए पौधे तो अपने स्थान पर एक जगह रहते हैं, लेकिन बीज क्या होते हैं, घुमक्कड़ होते हैं, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सही भी है ये बात, बीज एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं पर आलू उगते हैं, कहीं पर हरी मिर्च, कहीं पर धनिया, कहीं पर कोई चीज़ महंगी होती है, कहीं पर कोई चीज़ सस्ती होती है। उसका रीज़न क्या है कि जो चीज़ जिस स्टेट में पर्टिकुलर उगाई जाती है वहाँ वो चीज़ सस्ती होती है, और जिस स्टेट की नहीं होती है वहाँ वो चीज़ महंगी होती है। अब हम ये देखेंगे कि जो मिर्ची वगैरह हैं, आलू वगैरह हैं, गोभी, मटर, ये किस देश से आई हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। इसका मतलब जो मिर्ची है वो कहाँ से आई है, दक्षिण अमेरिका से आई है। अब ऐसे ही भिंडी कहाँ से आई है, भिंडी आई है अफ्रीका से। गोभी और मटर कहाँ से आए हैं, तो ये आए हैं यूरोप से। गोभी और मटर कहाँ से आए हैं, यूरोप से। और सोयाबीन आई है चीन से, या आप यहाँ से याद रख सकते हैं, बीन से चीन, यानी सोयाबीन आई है चीन से, गोभी मटर आए हैं यूरोप से, भिंडी आई है अफ्रीका से। और एक पॉइंट और यहाँ पर रह गया है, वो लिख लीजिए आप, चाय आई है असम से। कहाँ से, असम से, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में पर्टिकुलर दी हुई हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। ये एक तालाब की बात की गई है इसमें, जिसका नाम है घड़सीसर, और ये ऑलमोस्ट 650 साल पुराना तालाब है। ये घड़सीसर तालाब कहाँ पर है, तो ये है जैसलमेर में, और ये बनवाया है जैसलमेर के राजा घड़सी ने। इसके दोनों तरफ पक्के घाट हैं, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल आदि ये सब चीज़ें हैं। मीलों तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता है, और जब यह पूरी तरह भर जाता है तो पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता है। और इस तरह 9 तालाब जुड़े हुए होते हैं, यानी कि जो घड़सीसर तालाब है ये कम से कम 9 तालाबों को मिलकर बनाया गया है, जिससे जब भी वहाँ बारिश होती है तो एक तालाब भर जाने पर दूसरे तालाब में पानी चला जाता है, दूसरा भर जाने पर तीसरे तालाब में चला जाता है। तो जैसलमेर एक ऐसा एरिया है जहाँ अक्सर पानी की कमी रहती है। इस तरीके से ये जो यहाँ के राजा थे घड़सी, उन्होंने ये तालाब बनवाया था, जिससे यहाँ पर क्या हो, पानी की पूर्ति हो सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, और मैं समझती हूँ कि लॉन्ग वीडियो आप लोगों के लिए भी थोड़ा बर्डन हो जाएगा। इसलिए जितना भी अभी कराया जा रहा है उसको देखिए, उसको समझिए और उसका रिवीजन कीजिए, जिससे चीज़ें आपको याद रह सकें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करना। बाकी अगर आपकी तरफ से जो है कोई भी सजेशन हो, कोई भी इश्यू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में, ठीक है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। ईवीएस को ही कंटिन्यू करेंगे अभी हम, ठीक है। तो एक न्यू टॉपिक, न्यू पॉइंट्स के साथ, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।